को जय हिंद। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आज है हमारा रविवार यानी कि संडे। तो संडे के दिन हम क्या करते हैं, RWA का मॉक टेस्ट मारते हैं, जो हर संडे को आता है यूपी पुलिस के लिए RWA का तो उसमें 20 क्वेश्चन मैथ के भी आते हैं। तो अब एक चीज़ अच्छा लगा मुझे कि यहाँ पे जब मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसमें जो 20 क्वेश्चन मैथ का था और रीजनिंग का था, या जीके या हिंदी, उसका सोल्यूशन अभी नहीं दे रहा है। शाम को देगा 6 बजे, शाम को देगा रात में, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन दे नहीं रहा है। तो अब ये अच्छा है कि ये ठीक है, मेरे हिसाब से ये अच्छा है कि सोल्यूशन हम बाद में देखेंगे, मॉक टेस्ट अभी कर लें, ताकि इससे कोई रीजनिंग और मैथ में कोई वो चीटिंग भी नहीं कर पाएगा। ये ठीक है, ठीक है, मेरे हिसाब से ये अच्छा है। तो 20 क्वेश्चन रीजनिंग मैथ जितने भी क्वेश्चन थे उसका आप सोल्यूशन नहीं दिखा रहा था। तो उस 20 क्वेश्चन को मैंने कैसे करा था, मेरा 20 में 20 सही था, उसी को मैं बताने वाला हूँ। और यहाँ पे जो भी बताऊँगा वो अपने तरीके से बताऊँगा, एकदम कैसे मैंने सॉल्व किया था उस तरीके से बताऊँगा। कैसे बुक में दिया होता है उस तरीके से मैं नहीं बताऊँगा, जैसे मैं करता हूँ वो बताऊँगा। और एक चीज़ कि यार लाइट कितनी बड़ी समस्या है, मतलब इतना घटिया लाइट दे रहा है, इतना घटिया कि मैं इंतज़ार कर रहा था 10 बजे से 9 बजे से कि लाइट आएगी तब मैथ का वीडियो सोल्यूशन बनाया जाएगा, लेकिन लाइट का कुछ पता ही नहीं है। और अभी टाइम हो रहा है, मुझे लग रहा है 12:38 हो रहा है और लाइट है ही नहीं। अब पता नहीं लाइट आएगी भी कि नहीं आएगी। तो मैंने सोचा मोबाइल का टार्च जला के ही वीडियो बना लेते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिएगा, क्योंकि ब्लैक बोर्ड वाइट है तो यहाँ पे चमक रहा होगा, तो इसे थोड़ा सा मैनेज करिएगा, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं, अपने मैथ का सोल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न है कि रीना, बीना और बिमला एक काम को क्रमशः 4 घंटे, 8 घंटे और 12 घंटे में पूरा कर सकती हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम करती हैं तो पूरा काम होने में कितना समय लगेगा। प्रश्न है कि रीना, बीना, बिमला 3 लोग हैं, रीना, बीना और बिमला 3 लोग हैं। तो ये 4, 8, 12, ये 4, 8, 12 घंटे में किसी काम को करती हैं। तो सॉरी जल्दी होगी, तो हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, इनका तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो 24 ले लेते हैं, ठीक है। 24 ले लिया। तो अब ये 4 दिन में काम करती है, 24 तो एक दिन में कितना काम करती होगी, तो एक दिन में 6 काम करेगी। इसको भाग देंगे तो 6 को 24 आ गया। अब ये 8 दिन में 24 काम करती है तो एक दिन में कितना करेगी, तो 8 3 के 24, 3 काम। अभी 12 दिन में 24 काम करती है तो एक दिन में कितना काम करेगी, 2 काम, ठीक है। तो अब इनके एक एक दिन का काम आ गया। तो आगे प्रश्न कह रहा है कि तीनों मिलकर एक साथ अगर इस 24 काम को करें, इस 24 काम को तीनों मिलकर करें तो कितने दिन में कर लेंगी। तो ये तीनों मिलकर, ये एक दिन में 6 काम, ये 3 काम, ये 2 काम, 6 3 9 2 11, ये तीनों मिलकर एक दिन में 11 काम करती हैं। तो इस 24 काम को कितने दिन में करेंगी, तो 11 से भाग दे देंगे, तो 11 दूना 22, 2 24, 2 सहित 2/11, ये हमारा सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, 2 सहित 2/11। आगे प्रश्न है जो कि काफ़ी अच्छा है, मस्त है, देखा, सॉरी सर्दी की वजह से। किसी परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों में से 45% छात्र लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। यदि 60% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हो तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या। देखिए क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों में से 45% लड़के हैं। तो मान लेते हैं टोटल 100 लड़के हैं, तो इसमें से 45% बॉयज़ लड़के हैं, 45 लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी होंगी, 55 होंगी, 55%, ठीक है। कह रहा है कि 60, यदि 60% लड़के, यानी इस 45 में से 45% में से भी 60% लड़के, तो हम अपनी सुविधा के लिए इसको 1000 मान लेते हैं ताकि दशमलव में ना जाए, ठीक है। तो 1000 मान लेते हैं। तो 1000 में से 450 लड़के हैं, यानी 45% लड़के हैं और 55% लड़कियाँ हैं, ठीक है। तो इतनी लड़कियाँ, इतने लड़के हैं। कह रहा कि इस 450 में से 60% लड़के, 60% लड़के पास हो जाते हैं, 60% लड़के पास हो जाते हैं। तो 445 का 60% निकालेंगे तो 6 36 के 0, 6 को 24, 27, 270 आ गया, ठीक है। तो इतने लोग पास हो जाते हैं, इतने लड़के पास हो जाते हैं। अब फेल कितने हुए, तो फेल हो गए हमारा यहाँ से 8, 180 लोग फेल हो गए, ये फेल हो गए। तो ये फेल लड़कों की संख्या है, ये फेल लड़कों की संख्या है, ठीक। आगे प्रश्न कह रहा है कि 70% लड़कियां पास हो जाती हैं, जो 550 लड़कियां हैं उसमें से 70% पास हो जाती हैं। तो इसका 70% निकालेंगे कितना आएगा, तो 0 से 0 कट गया, 7 5 35 के 5, 7 5 35, 38, 385। तो 385 लड़कियां पास हो गई। तो फेल कितना हुई, तो 385 को इसमें से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 5, ये आ गया 6, ये आ गया 165। तो 165 लड़कियां फेल हो गई।
तो यहाँ पे 180 लड़के फेल हुए हैं, यहाँ पे 165 लड़कियाँ फेल हुई। ठीक है, पूछ रहा है तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत, यानी फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत। तो 180 लड़के फेल हुए और 165 लड़कियाँ फेल हुई। टोटल जोड़ने के बाद कितना आ गया 5, 8 से 14 के 4, 2 1 3, 345। ठीक है, टोटल कितने लोग फेल हुए 345। तो 345 लोग फेल हुए, कितने में से 1000 में से, 1000 में से 345 लोग फेल हुए। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो 0 से 0 कट गया, आ गया 34.5। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 34.5। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना था। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, जो कि चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का है। इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं, एक तो ट्रिक से, एक तो बाई मेथड से। दोनों बता देता हूँ। कोई आदमी कुल 12,050 रुपये की राशि को 2 भागों में निवेशित करता है। पहले भाग को साधारण ब्याज पर प्रतिवर्ष 10% की दर से 2 वर्ष के लिए, दूसरे भाग को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज की समान दर से समान समय के लिए निवेशित करता है। उसे दोनों भागों से मिलने वाली धनराशियाँ बराबर हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित राशि, तो इसको मैंने ऑप्शन से करा था। सही बता दूँ तो इसको मैंने ऑप्शन करा था पहले, जो एकदम आसान होता है ऑप्शन, उसको ट्राई किया था मैंने। 6000 ट्राई किया था तो 6000 मेरा सही हो गया था। ठीक है, तो इसको जैसे कह रहा है 12,050, कोई राशि है जो 12,050 है, इसको 2 भागों में बांटा गया था, 2 भागों में बांटा गया है, एक साधारण ब्याज पे, एक चक्रवृद्धि ब्याज पे। तो मान लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पे 100 रुपये दिया गया था, तो साधारण ब्याज पे 12,050 माइनस 100 रुपये दिया गया था। ठीक है, ये चक्रवृद्धि ब्याज पे, ये चक्रवृद्धि पे, ये साधारण पर दिया गया था, ये साधारण पर दिया गया था। ठीक है, तो इसको ये बाई मेथड है, मतलब ये एकदम सिंपल तरीका है, इसको सब करते हैं। तो कह रहा है दोनों राशियाँ बराबर है, तो इतने रुपये पर अगर हम साधारण ब्याज निकालेंगे तो 12,050 माइनस x, साधारण ब्याज दर हमारा दे रखा है 10 और समय हमारा दे रखा है 2/100। 0 से 0 कट गया, 2 5 10, आ गया हमारा 12,050 माइनस x/5। तो ये तो हमारा साधारण ब्याज आ गया। अब इसमें इसको क्या करेंगे, हम इसमें जोड़ देंगे तो हमारा मिश्र धन आ जाएगा। तो 12,050 माइनस x में इसको जोड़ देंगे तो हमारा मिश्र धन आ जाएगा। ठीक है, मिश्र धन आ जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 0 0 5 25, 5 10 के 0 5 6 60 250 माइनस 5x प्लस 12,050 माइनस x/5। अब ये आ गया, ये 6x हो गया, इसको जोड़ेंगे तो 0 5 5 10 के 0 2 1 3, ये 2 ये 7। ठीक है, और ये माइनस 6x/5 आ गया। तो ये मिश्र धन आ गया, ये इसका आ गया। ठीक है, अब इधर देख लेते हैं कि 100 रुपये पर समान दर से समान समय के लिए, 100 रुपये पर समान दर से समान दर के लिए, तो 100 रुपये यहाँ से इसका मिश्र धन हम निकालेंगे, इसका मिश्र धन निकालेंगे। तो 100 रुपये पे 1 + r यानी 10/100 पूरे के भागल, समय हमारा 2 साल है। ठीक है, तो ये 0 से 0 कट गया, ये आ गया 11/2, तो x गुणे 11/10 का होल वर्ग, ये आ गया x गुणे 121/100। ठीक है, कह रहा कि ये जो चीज़ है, ये जो आया यहाँ से, इसका मिश्र धन और इसका मिश्र धन, ये दोनों बराबर है, ये चीज़ और ये चीज़ दोनों बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको बराबर कर देते हैं, ये मैं मिटा देता हूँ। तो ये आया 723,000 माइनस 6x/5, और ये आया है हमारा 121x/100। ये दोनों बराबर है, बस हमें यहाँ से x का मान निकालना है। तो 5 दूना 10, ये हो गया 20 बार। अब इस 20 का गुणा इधर करेंगे तो 1 2 3 2 3 6 2 दूना 4 2 7 14। ठीक है, माइनस 6 दूना 12 120x बराबर 121x। अब इस 120 को उधर लेके जाएंगे तो इसमें जुड़ जाएगा, तो ये जुड़कर हो जाएगा 1 4 241x बराबर 1 4 4 6 1 2 3। ठीक है, अब x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको उधर लेके जाएंगे तो 144 6 3 0/2 4 1। अब हम देख रहे हैं 6 बार जा रहा है, तो 6 कम 6 6 24 4 6 2 12 14, तो ये आ गया 6000। तो x बराबर आ गया 6000। और यही हमसे पूछा था चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज हमने माना था x।
तो ये आ गया हमारा, सॉरी, चक्रवृद्धि ब्याज पे जो धन निवेश किया गया था वो हमने माना x, तो इसी का मान हमसे पूछा था। अगर पूछता साधारण ब्याज पे जो हमने धन निवेश किया उसका मान, तो इसको इसमें से 6000 घटा देते तो साधारण ब्याज पे जो धन हमने निवेश किया था वो आ जाता। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको शार्ट ट्रिक इसका एक बता देता हूँ। इसका एक ट्रिक भी होता है, इसका एक ट्रिक भी होता है। ठीक है, जैसे 12,050 रुपये साधारण ब्याज पे और चक्रवृद्धि ब्याज पे निवेश किया जाता है। ठीक है, तो साधारण ब्याज पे जो निवेश किया जाता है, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट पे निवेश किया जाता है। तो हम मान लेते हैं 100 रुपये निवेश किया जाता है, हम मान लेते हैं 100% निवेश किया जाता है, 100% निवेश किया जाता है, 100% निवेश किया जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि इस पर 10% के हिसाब से 2 वर्ष के लिए, 10% के हिसाब से 2 वर्ष के लिए, तो ये कितना हो जाएगा इसका, अगर हम 10% निकालेंगे, 100% का 10% निकालेंगे तो 2 साल का तो 20 आएगा ना, तो ये हो जाता है 120, ये हो जाता है 120। जैसे 100% है, पहले साल हम 10% निकालते हैं, फिर दूसरे साल 10% निकालते हैं, तो यहाँ से 10 आएगा, यहाँ से 10 आएगा, तो 2 साल का 20 हो जाएगा ना, तो ये हो गया 120, ये हो गया 120। फिर कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इसको भी हम मान लेते हैं कि हमारा जो राशि है वो 100% है, हमारी राशि है 100%। कह रहा है इस पर भी 10% लगता है 2 साल के लिए, तो मान लेते हैं 100 रुपये, 100 है, 100 पे पहले साल लगेगा 10%, तो आएगा, ये आ जाएगा 10। ठीक है, ये आ गया 10। अब क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 110, तो हमारी राशि हो जाएगी 110। अब 110 पे फिर हम 10% निकालेंगे, दूसरे साल 10% निकालेंगे, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज निकाला जाता है। तो यहाँ से निकालेंगे तो ये आ गया 11, तो 110 में 11 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 121, यानी जो कंपाउंड इंटरेस्ट है चक्रवृद्धि ब्याज 10% की दर से 2 साल में, ये 121 हो जाएगा, ये 121 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब बस हमारा प्रश्न सॉल्व हो गया, ये ट्रिक है, आप इस पर 4-5 क्वेश्चन लगाएंगे तब जाके ये समझ में आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है कि हमारी टोटल राशि कितनी है, 12,050 गुणे, हम क्या करेंगे यहाँ नीचे में क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 2 दूना 4, 241 आ गया। नीचे हमेशा टोटल दोनों को जोड़ के आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमसे पूछा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है ना, तो हम ये चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लेंगे, साधारण ब्याज लेंगे, उल्टा लेते हैं। तो जो पूछेगा उसको नहीं लेंगे, जो नहीं पूछेगा उसे लेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो साधारण ब्याज वाला 120 लेंगे। ठीक है, तो बस काट देंगे यहाँ से, काट देते हैं। हम देख रहे हैं ये 5 बार जा रहा है, 5 एकम 5 बार जा रहा है, ये 50 बार जा रहा है। ठीक है, ये 50 बार जा रहा है, 5 एकम 5, 5 चौके 20 के 0, 5 10 12, ये 50 बार गया। इस 50 का गुणा 120 में करेंगे तो 12 5 60 और 2 जीरो और लगा देंगे, ये आ गया 6000। तो हमारा यहाँ से आंसर आ गया 6000। चाहे तो आप बाय मेथड करिए, चाहे ये तरीका करिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपने ये प्रश्न लगाया है, नहीं लगाया है, तो इसे अपने अच्छे से कॉपी में नोट करिए और इसके सोल्यूशन को दोनों तरीके से आप कर लीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नंबर 4 है जो कि ग्राफ का है, पाई ग्राफ का है, तो इसे मैं छोड़ देता हूँ ये, क्योंकि साफ नहीं दिखेगा तो क्या फ़ायदा कराने से, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो सॉरी। अब प्रश्न नंबर 5 है हमारा, कह रहा है कि पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 18 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। टंकी से जुड़ा पाइप सी प्रति मिनट 125 लीटर पानी बाहर निकालता है। ठीक, यदि सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी 45 मिनट में भर जाता है। टंकी की क्षमता लीटर में ज्ञात करें। प्रश्न कर रहा है कि 2 पाइप है, एक ए है, एक बी है। कह रहा है कि पाइप ए 18 मिनट में और पाइप बी 30 मिनट में भरता है। लेकिन कह रहा है कि यदि सभी पाइप यानी 3 पाइप, एक पाइप और लगा है सी, कह रहा है सभी पाइपों को जब खोल दिया जाता है तो 45 मिनट में भर जाता है। यानी ए प्लस बी प्लस सी, जब तीनों पाइप खोल दिए जाते हैं तो ये 45 मिनट में कोई टंकी भर जाती है। ठीक है, और ध्यान रखना ये खाली करने वाला नल है, ये खाली करने वाला है। ठीक है, ये खाली करने वाला है। तो बस हम निकाल लेते हैं टोटल टंकी कितनी की है, तो इनका एलसीएम लेंगे तो 90 आएगा, तो 90 ले लेते हैं। तो अगर ये हर 90 लीटर, सॉरी, अगर ये इसे 18 लीटर में भरती है, अगर ये इसे 18 मिनट में भरती है तो हर मिनट कितना भरेगी, 18 5 90, 5 लीटर पानी भरेगी। अगर ये इसे 30 मिनट में भरती है तो हर मिनट कितना भरेगी, 3 लीटर पानी भरेगी। तीनों मिलकर इसे 45 मिनट में भरते हैं
तो हर मिनट कितना पानी भरता होगा, 2 लीटर। तो हम देख रहे हैं ये भरने वाले हैं, जैसे मैं बता दूं आपको, ये ए है, ये ए इसमें भर रहा है 5 लीटर, ये बी है, बी इसमें भर रहा है 3 लीटर। हर मिनट ए जो है 5 लीटर भर रहा है, बी जो है 3 लीटर भर रहा है। ए 5 लीटर भरता है, बी 3 लीटर भरता है। ए 5 लीटर भरता है, बी 3 लीटर भरता है। तो ये हर मिनट 8 लीटर पानी भरते हैं ना। लेकिन जब तीनों भरते हैं, जब सी भी खोल दिया जाता है, जब तीनों भरते हैं तो केवल 2 लीटर पानी भरता है। जब तीनों भरते हैं तो केवल 2 लीटर पानी भरता है, आज 2 लीटर पानी भरता है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि दोनों अकेले मिल के 8 लीटर भरते हैं, लेकिन तीनों मिल के 2 लीटर पानी भर रहे हैं। ऐसा कम क्यों हो रहा है? कम क्यों इसलिए हो रहा है क्योंकि ये खाली करने वाला है। तो ये कितना पानी खाली कर दे रहा है? ये 6 लीटर पानी बाहर निकाल दे रहा है। ये 6 लीटर पानी बाहर निकाल दे रहा है। जो सी है वो 6 लीटर पानी बाहर निकाल दे रहा है, ठीक है। 6 लीटर पानी ये सी जो है बाहर निकाल दे रहा है, ठीक है। तो सी का मान आ गया यहाँ से 6 लीटर। सी हर मिनट 6 लीटर पानी बाहर निकालता है, ठीक है। तो बस ये आपको समझाने के लिए था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे प्रश्न कह रहा है कि टंकी से जुड़ा पाइप प्रति मिनट, टंकी से जुड़ा पाइप सी प्रति मिनट 125 लीटर पानी बाहर निकालता है। तो सी जो है वो 6 लीटर पानी बाहर नहीं निकालता है, 125 लीटर पानी बाहर निकालता है। इससे कितना गुना ज़्यादा? तो 125/6 गुना ज़्यादा। तो 125/6 गुना ज़्यादा 125 लीटर पानी बाहर निकालता है। तो पूछ रहा है कि टंकी की क्षमता लीटर में ज्ञात करिए। तो टंकी की क्षमता भी 90 नहीं होगी, ये भी इससे 125/6 गुना ज़्यादा होगी, 125/6 गुना ज़्यादा होगी। तो 15 छक्का 90 आ गया, और 15 गुणा 125 करेंगे तो 1875 आएगा, 1875 आएगा। तो ये टंकी की क्षमता हो गई। तो इसको मैंने ऐसे सॉल्व किया था। प्रश्न आसान है, बस आपको समझने की थोड़ी सी समस्या है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 है हमारा। यार बड़ी समस्या है। तो आगे हमारा प्रश्न नंबर 6 है, इसको मिटा देता हूँ। कह रहा कि x प्लस वाई अनुपाते x माइनस वाई बराबर 3:2 दे रखा है, 3:2 दे रखा है। यानी x प्लस वाई बराबर हमारा 3 दे रखा है। तो मान लेते x माइनस वाई बराबर हमारा 2 दे रखा है, ठीक है। तो हमसे x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस x² माइनस वाई स्क्वायर का मान पूछा है। तो यहाँ से हम निकाल देते हैं। तो हम इसको जोड़ेंगे तो ये आ गया 2x बराबर आ गया 5। तो x बराबर आ गया 2.5 यानी 5/2। x बराबर आ गया 5/2, ठीक है। x बराबर आ गया 5/2। अब इस x का मान यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। तो x का मान यहाँ पे रखेंगे तो y का मान आ जाएगा। तो y बराबर आ गया, x का मान यहाँ पे रखेंगे 5/2 तो उधर जाएगा। तो 3 - 5/2। तो 2 3 6, 6 में से 5 घटाएंगे तो y का मान आ गया 1/2। y का मान आ गया 1/2। तो x का मान आ गया, y का मान आ गया। अब हमें बताना क्या है? x² प्लस वाई स्क्वायर। हमें बताना है x² प्लस वाई स्क्वायर बराबर अनुपाते माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हमें बताना है। तो x² की जगह 5/2 यानी 25/4 प्लस वाई स्क्वायर 1/2 यानी 1/4 अनुपाते x² यानी 25/4 माइनस 1/4। ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ से ये आ गया, ये नीचे घर है तो ये आ गया 4/26 बराबर अनुपाते, यहाँ से ये घट जाएगा इसमें तो 24/4 आ गया। तो 4 से 4 कट गया और ये जाएगा हमारा 2 से, तो 13 और 12। तो ये आ गया 13:12। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, 13:12। तो इसको ऐसे सॉल्व करना था, ठीक है। आगे प्रश्न है हमारा, 1 मिनट मैं इसको मिटा देता हूँ। आगे प्रश्न हमारा दे रखा है कि 101 गुणे 102 गुणे 103। कह रहा है कि इसको अगर हम 10 से भाग देते हैं तो कितना शेषफल बचता है। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करना बेहद आसान है। ये 10 नीचे दे रखा है ना, तो अगर हम 101 को 10 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा। तो 10 से कम 10, एक शेषफल बच गया तो एक शेषफल बचेगा, उसको ऊपर लिख लेंगे। इसी तरह 102 को भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा, 2 शेषफल बचेगा। इसी तरह 103 को भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा, 3 शेषफल बचेगा। इसको भाग दिया तो 1 शेषफल, इसको भाग दिया तो 2 शेषफल, इसको भाग दिया तो 3 शेषफल, ठीक है। अब यहाँ पे गुणा है तो इनका भी आपस में गुणा कर लेंगे। तो 2 3 6, 6 कम 6 आ गया 6/10, 6/10। तो
तो अगर हम 6 को 10 से भाग देंगे तो 6 ही शेषफल बचेगा ना, तो यही हमारा आंसर हो गया। 10 से छोटा है ना, तो यही हमारा शेषफल हो गया, यानी 6 शेषफल बचेगा। ठीक है, आंसर हमारा आ गया 6। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। क्वेश्चन सरलीकरण का है। 18.43 18.43 गुणे 18.43 माइनस 6.57 गुणे 6.57 बटे 11.86 11.86 इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो अगर आप देख रहे होंगे तो ऊपर हमारा ए स्क्वायर हो गया, ऊपर हमारा ए स्क्वायर मान लेते हैं, ऊपर हमारा ये ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर, ये इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं ए इसको मान लेते हैं बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ऊपर। और नीचे जो है कि हम 18.43 में से 6.5 घटाएंगे तो ये आएगा, तो ए माइनस बी हो गया, नीचे ए माइनस बी हो गया। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये चीज़ हमारा बन गया ऊपर नीचे। तो अब इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, सॉरी दूसरे क्वेश्चन में ए प्लस बी, इसको हम लिख सकते हैं ऊपर वाले को, और बटे में ए माइनस बी। तो ए माइनस बी से ए माइनस बी कट गया, बच गया ए प्लस बी, तो ए प्लस बी बच गया। तो ए का मान है 18.43 प्लस बी का मान है 6.57 ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो 7 3 10 के 0, 5 9 10 के 0, 8 से 14 1 5, ये आ गया 2, 25.00, तो हमारा आंसर आ गया 25। ठीक है, इसका सही आंसर हो गया 25। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो प्रश्न नंबर 8 का आंसर आ गया 25। आगे हमारा प्रश्न है और ये भी काफ़ी आसान है। प्रश्न दे रखा है कि एक त्रिभुज के आधार की लंबाई इसकी ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर कम है, इसका क्षेत्रफल 104 सेंटीमीटर है, इसके आधार की ऊंचाई बताना है। कह रहा है कि एक त्रिभुज है, मान लेते हैं ये त्रिभुज है, कह रहा है कि एक त्रिभुज की आधार की लंबाई उसकी ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर कम है, ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर कम है, तो ऊंचाई मान लेते हैं x, तो इससे 3 सेंटीमीटर कम है आधार, तो x माइनस 3, ऊंचाई मान लिया x और आधार है इससे 3 सेंटीमीटर कम, तो मान लिया x माइनस 3। ठीक है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है 104, तो हमको पता है जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो ऊंचाई गुणे आधार x माइनस 3 ये होता है इसका क्षेत्रफल। और ये इसी का मान हमें 104 दे रखा है, इसी का मान 104 दे रखा है। ठीक है, तो इस 2 का गुणा उधर हो जाएगा, तो 2 का गुणा इधर हो जाएगा, तो 208 हो जाएगा, 208 हो जाएगा। तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 3x बराबर 208। अब इसको इधर लेके आएंगे तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 208 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण बन गया। तो अब हमें ऐसा क्या करना होगा कि गुणा करने पे 208 आए और जोड़ने या घटाने पे 3 आए, गुणा करने पे माइनस 208 है या जोड़ने या घटाने पे 330 आए। तो इसको मैंने कैसे सॉल्व निकाला था कि क्या होगा, जैसे 208 है तो इसको मैंने एलसीएम निकाला था, तो जाएगा 4 से 4 5 20, 4 दूना 8, फिर 2 से फिर 4 से जाएगा, 4 एकम 4, 4 3 12, फिर 13 से जाएगा। तो हम देख रहे हैं 4 चौक को 16 और गुणे 13, अगर 13 गुणे 16 करेंगे तो ये 208 आएगा, और 16 में से 13 घटाएंगे तो 3 आएगा, तो 13 और 16 हमारा बन गया, 2 जोड़ा बन गया 13 और 16 का। तो एक्स स्क्वायर, हम देख रहे हैं यहाँ पे माइनस है, घटाने या जोड़ने के बाद माइनस आ रहा है, तो माइनस यहाँ पे बड़ा वाला रख देंगे, माइनस 16x माइनस 13x सॉरी प्लस 13x माइनस 208। तो माइनस 16 और प्लस 13 का गुणा करेंगे तो माइनस 208 आएगा, और माइनस 16 में से प्लस 13 को घटाएंगे तो ये 3x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x रहेगा। तो बस यहाँ से हमारा मान निकल गया। तो जैसे इसमें कामन ले लेते हैं, x कामन लेंगे तो x माइनस 16 हो गया, यहाँ पे 13 कामन लेंगे तो x माइनस 16 हो गया, तो ये आ गया x माइनस 16 x माइनस 16, एक क्वेश्चन में x माइनस 16, दूसरे क्वेश्चन में x माइनस x प्लस 13। तो इन दोनों के बराबर अगर हम 0 रखेंगे तो x बराबर 16 आएगा, x बराबर यहाँ से 16 आएगा, और यहाँ से x बराबर माइनस 13 आएगा। तो माइनस तो कभी मान्य होता नहीं है, तो इसको हम नहीं लेंगे, तो x बराबर हम 16 ही लेंगे। तो x बराबर यहाँ पे हम 16 रख सकते हैं। तो आधार का मान हमें पूछा है, आधार की लंबाई कितनी होगी, तो 16 माइनस 3 बराबर आ गया 13। तो इसका सही आंसर हो गया 13, तो इसका आंसर आ गया 13। ठीक है, नंबर 10 है हमारा कि 42 किग्रा के मिश्रण में 2 प्रकार के चावल 4 और 3 के अनुपात में मिलाए गए।
दोनों प्रकार के चावल यदि 1 किग्रा कम मिलाए जाते हैं तो अनुपात 7:5 हो जा रहा है। कह रहा है 42 किग्रा चावल है, कितने के अनुपात में? 4:3 के अनुपात में, ठीक है। कह रहा है कि अगर इनको x कम कर दिया जाए, दोनों को x कम कर दिया जाए तो अनुपात 7:5 हो जाता है, अनुपात 7:5 हो जाता है। तो दोनों में से x कम किया जा रहा है, मतलब दोनों में से बराबर कम किया जा रहा है, तो इनके बीच के गैप बराबर होने चाहिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 3 से बीच के गैप, 3 और 5 के बीच का गैप 2 है, 4 और 7 के बीच का गैप 3 है। सॉरी यार, थोड़ा सा तबीयत डिस्टर्ब है, इसीलिए कुछ थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही होगी आपको, तो प्लीज़ माफ़ कर देना। तो देख रहे हैं यहाँ पे 3 और 5 के बीच का गैप 2 है, यहाँ पे गैप 3 है, तो गैप बराबर नहीं है, तो गैप हमें बराबर करना होगा। तो गैप बराबर करने के लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इनके बीच का गैप देखें कितना है, 2, इनके बीच का गैप देख रहे हैं 1 है, तो इस 1 का गुणा इन दोनों में करेंगे, इस 2 का गुणा इन दोनों में करेंगे, ठीक है। तो कर लेते हैं। तो करने के बाद हमारा क्या आता है, 4 दूना 8, इस 2 का गुणा 4 दूना 6, ठीक है। अब इस 1 का गुणा इन दोनों में करेंगे तो 7 एकम 7, ये आ गया 5, 5 एकम 5, ठीक है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे दोनों के बीच का गैप बराबर हो गया, 8 से -1 कम हो रहा है, 6 से -1 कम हो रहा है, तो गैप तो बराबर हो गया। अब पूछा है तो x का मान हमें बताना है, कितना हम कमी कर रहे हैं। इसके हिसाब से तो हम 1 कम कर रहे हैं, लेकिन हमसे पूछा है कितनी कमी कर रहे हैं। तो 8 और 14 इसको जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, 8 से 14 14, यानी टोटल हमारा मिश्रण इसके हिसाब से 14 आ रहा है, लेकिन टोटल हमारा मिश्रण है कितना, 42 है। तो 14 से कितना गुना ज़्यादा, 14 से 3 गुना ज़्यादा। तो ये भी एक कम नहीं होगा, ये भी इससे 3 गुना ज़्यादा, इससे 3 गुना ज़्यादा 3 कम होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 3, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे सॉल्व किया था, बाकी आप लोग देख लीजिएगा आप लोगों ने कैसे सॉल्व किया था। आगे हमारा प्रश्न है जो कि लाभ हानि का है, छूट वाला है। 11 कह रहा कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 80% अधिक है, कितनी % छूट देने पर दुकानदार को 44% का लाभ होगा। कह रहा कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 80% अधिक है, तो क्रय मूल्य हम मान लेते हैं 100, क्रय मूल्य मान लेते हैं हम 100, तो अंकित मूल्य यानी MP हमारा कितना हो जाएगा, 80% ज़्यादा 180 हो जाएगा। क्रय मूल्य मान लिया हमने 100, तो प्रश्न में कहा है कि जो अंकित मूल्य है यानी MP है, मार्क प्राइस, वो 80% ज़्यादा है, तो 100 का 80 होगा, तो 180 हो गया। अब कह रहा है कि कितनी छूट देने पर दुकानदार को 44% का लाभ हो। तो जो लाभ होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, तो 44% का लाभ का मतलब 144 रुपये, 44% का लाभ का मतलब इसे हमें 144 रुपये में बेचना होगा, ठीक है। तो अब इस पर कितने रुपये की छूट दिया जाए कि 144 रुपये में बिकने लगे, तो 144 इसमें से माइनस कर देते हैं, तो ये आ गया 6, ये आ गया 3, यानी 36 रुपये कम, 36 रुपये यानी 180 पे 36 रुपये की छूट देंगे तब ये 144 रुपये में बिकेगी। तो 180 पे 36 रुपये की छूट देंगे और गुणे 100, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो 0 से 0 कट गया, 18 दूना 36 हो गया, आ गया 20%। तो हमारा आंसर आ गया 20%, यानी 180 पे जब 20% की हम छूट देंगे तो उसके बाद भी हमें 44% का लाभ होगा। तो यही हमसे पूछा था, सिंपल है। आगे हमारा प्रश्न है साधारण ब्याज का है और बेहद आसान है, मतलब टफ नहीं है, मैं बताता हूँ। कह रहा कि x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4000 की राशि 3 वर्षों में 5008 रुपये हो जाती है। 4000 की राशि 3 वर्ष में 5008 हो जाती है, 3 वर्ष में 5008 हो जाती है, तो कितना बढ़ जाती है, तो इसमें से इसको घटाएंगे, 4000 इसमें से घटाएंगे तो 8001, यानी 1008 की वृद्धि हो जाती है। ये वृद्धि कितने साल में होती है, 3 साल में। ये वृद्धि कितने साल में होती है, 3 साल में। तो 1 साल में कितनी वृद्धि होगी, 1 साल में कितनी वृद्धि होगी, तो 3 3 9, 3 3 9, 3 6 18, यानी 1 साल में 336 रुपये की वृद्धि होती है। तो बस हम यहाँ से दर निकाल लेंगे क्योंकि ये साधारण ब्याज है, तो 4000 पे, सॉरी यहाँ से निकाल लेता हूँ, 4000 पे हर साल 336 रुपये की वृद्धि हो रही है। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, 0 से 0 कट गया, 4 8 32, 4 8 32, 4 चौको 16, ये आ गया 10, ये आ गया 8.4। तो हमारा जो दर आ गया 8.4% आ गया, 8.4% आ गया हमारा आर, यानी दर का मान आ गया 8.4%, यानी हर साल 8.4% की दर से वृद्धि हो रही है 4000 पे। तो हमारा आर आ गया 8.4%, आर आ गया 8.4%। अब आगे प्रश्न में कह रहा है यदि ब्याज दर x + 2.6
एक्स प्लस 2.6 यानी 8.4 प्लस 2.6 2.6 हो जाए तो संशोधित राशि में बताना है। तो अगर ब्याज में 2.6 की वृद्धि हो जाए तो कितनी हो जाएगी, तो 6 4 10 की 0, 8 2 10 की 11, यह आ गया 11%। 11.0% मतलब 11%। कह रहा कि अगर ब्याज 2.6 बढ़ के 11 हो जाए तो राशि में बताना है। तो 3 साल में ये राशि कितनी हो जाएगी, 3 साल में 4,000 रुपये साधारण 11% साधारण ब्याज की दर से राशि कितनी हो जाएगी। तो निकाल लेते हैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ मैं। तो 4,000 रुपये 11 की दर से 3 साल का ब्याज बटे में 100, 0 से 0 कट गया, 11 33, 33 में 4 से गुणा करेंगे तो 0, 4 12 2, 4 12 13, तो 1320 की वृद्धि होगी। तो हमें धन पूछा है, फाइनल राशि पूछी है, तो 1320 को 4,000 में जोड़ देंगे तो 0 2 3 5 यानी 5,320 रुपये हो जाएगी 3 साल में। तो अगर हमारा ब्याज दर 11% हो जाता है तो 4,000 रुपये 3 साल का जो 3 साल के बाद जो धनराशि होगी वो 5,320 हो जाएगी। यार मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब कसम से समझा नहीं पा रहा हूँ, मैं मुझे ही लग रहा है कि मैं कुछ अलग तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है, पर आप लोग मैनेज करिएगा। एक खतरनाक जुकाम हो गया, अभी तो शुरू हुआ है और मुझे डर लगता है जुकाम से। तो हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा कि विद्यार्थियों की औसत आयु ए तथा अध्यापकों की औसत आयु बी, विद्यार्थियों की संख्या अध्यापकों की का 45 गुना है। विद्यार्थियों की संख्या अध्यापकों का 45 गुना है, तो विद्यार्थियों तथा अध्यापकों को मिलाकर दोनों की औसत आयु। मान लेते हैं यहाँ स्टूडेंट हैं, ये टीचर हैं, ये टीचर है, ये स्टूडेंट है। कह रहा है कि विद्यार्थियों की संख्या यानी स्टूडेंट की संख्या टीचर का 45 गुना है। तो टीचर अगर x है तो स्टूडेंट 45x, टीचर यदि x है तो स्टूडेंट कितना हो जाएंगे 45x। अब प्रश्न में कहा है कि विद्यार्थियों की औसत आयु a है, तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं 45x और उनकी औसत आयु कितनी हो जाएगी 45x गुणे a। औसत आयु ये है, औसत आयु ये है तो इनकी टोटल आयु निकल जाएगी, टोटल आयु आ गई 45x गुणे a। कह रहा है कि टीचर की औसत आयु b है, तो टोटल टीचर कितने हैं x, तो इनकी संख्या निकल जाएगी x गुणे b, x गुणे b, ये टोटल संख्या आ गया विद्यार्थियों की औसत टोटल आयु आ गई। टोटल विद्यार्थी x, विद्यार्थियों की जो टोटल अध्यापक हैं वो x हैं और विद्यार्थी टीचरों का 45 गुना है, तो ये हो गया 45x। अब विद्यार्थियों का औसत आयु दिया a, तो टोटल आयु निकल जाएगा 45x गुणे a। अब जैसे सेम इसी तरह b का निकालिए, जैसे मैं और मेरे भाई, जैसे मैं और मेरे भाई की टोटल दोनों की उम्र 30 साल है, 30 साल है, मैं 10 साल का हूँ, मेरा भाई 20 साल का है, मैं 10 साल का हूँ, मेरा भाई 20 साल का है, तो हम दोनों की औसत आयु निकालना होगा तो 2 से भाग करेंगे क्योंकि हम 2 लोग हैं, तो ये आ जाएगा 15, ठीक है, तो 15, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे मैंने लगाया है। अब ये आ गया टोटल आयु लड़कों की 45x प्लस a और ये आ गया x गुणे b, ठीक है। आगे कह रहा है कि अध्यापकों को मिलाकर दोनों की औसत आयु क्या है, तो इन दोनों की औसत आयु निकालना है। तो 45x प्लस a सॉरी गुणे a प्लस b गुणे x बटे में अध्यापक कितने हैं x और बच्चे कितने हैं 45x, ये इनकी औसत आ गई टोटल। तो ये आ गया 45x, यहाँ से x कामन आ गया तो x कामन आएगा, तो 45a प्लस b बटे में 46x, तो x से 1 कट गया, ये आ गया 45a प्लस b बटे में 46, ये हमारा सही है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। तो इसको मैंने ऐसे सॉल्व करा था, ठीक है। आगे प्रश्न हमारा 14 है, ये वाला बेहद आसान क्वेश्चन है, आप इसमें टाइम भी लगा सकते हैं, अगर आपको आइडिया होगा तो आप इसमें टाइम नहीं भी लगा सकते हैं। जैसे प्रश्न है कि आदित्य ने अपने निजी संग्रह से 2 कलाइयाँ घड़ियाँ आदित्य अपने निजी संग्रह से 2 कलाई घड़ियाँ प्रत्येक 12,600 रुपये के मूल्य में बेचता है। पहली घड़ी पर उसे 26% का लाभ होता है, दूसरी घड़ी पर उसे 10% की हानि होती है, कुल लाभ या हानि बताना है। देखिए अगर इसका आपको मेथड पता होगा, तरीका, तो आप बहुत जल्दी लगा लेंगे, नहीं पता होगा तो आप इसमें 2-3 मिनट दे देंगे। कह रहा कि आदित्य के पास 2 घड़ी है, आदित्य के पास 2 घड़ी है, 2 घड़ी है, आदित्य के पास 2 घड़ी है
और हर का दाम बराबर है, जैसे प्रत्येक को वो बराबर मूल्य पे बेचता है, प्रत्येक को 12,600 रुपये में बेचता है, प्रत्येक को 12,600 रुपये में बेचता है, तो यहाँ पे इसकी ज़रूरत भी नहीं है, इसके बिना हम क्वेश्चन को करेंगे। कह रहा पहली घड़ी को 26% के लाभ पर, पहली घड़ी को 26% के लाभ पर, तो 26% के लाभ का मतलब क्या है कि 26/100, 2 से काटेंगे तो 2 कम 2 2 3 6 50 आ गया, यानी 50 की घड़ी बेचता है 13% के लाभ पे 63 में, यानी कोई वस्तु है जिसका दाम 50 रुपये है, तो उस पर 13% का लाभ लेके 63 रुपये में बेचता है। ये तो समझ में आ रहा होगा ना, ये यहाँ पे क्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया, यानी 26% के लाभ का मतलब है कि 13/50, यानी कोई चीज़ 50 रुपये में है तो उसको उस पर 13 रुपये का लाभ हो रहा है, तो 50 में 13 जोड़ देंगे तो 63 रुपये में, यानी 50 की वस्तु 13 रुपये का लाभ 63 रुपये में बेचता है। फिर सेम इसी तरह कह रहा है कि दूसरी घड़ी को 10% की हानि पर, दूसरी घड़ी को 10% की हानि पर, 10% की हानि पे, तो 10/100, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आ गया 1/10, ये हानि हो रहा है, ठीक है। यानी कोई वस्तु अगर 10 रुपये की रही होगी, 10 रुपये की रही होगी तो उसे 1% की हानि में बेचता है, 9 रुपये में बेचता है, 10 की वस्तु 1% की हानि में 9 में बेचता है, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा ये दोनों मैंने कैसे करा। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहीं पे है, हमको पता है कि दोनों घड़ियों का मूल्य बराबर है, दोनों घड़ियाँ 1260 में ही बेचता है, बस इसको भूल जाइए, इसको क्या करना है, हमको पता है कि दोनों घड़ियों का मूल्य बस बराबर है, ये हमको पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे दोनों घड़ियों का मूल्य बराबर कर लेंगे। तो बस हमें भी यहाँ पे यही ध्यान रखना है, ये इसका CP हो गया, ये SP हो गया। प्रश्न में कहा है कि दोनों घड़ियों का विक्रय मूल्य बराबर है, दोनों घड़ियों को समान विक्रय मूल्य में बेचता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एक का विक्रय मूल्य 63 है, एक का विक्रय मूल्य 9 है, तो ये तो बराबर नहीं है, तो हम इन दोनों को पहले बराबर कर लेते हैं। तो ये 9 है, इसको हम 63 बनाएंगे, तो 7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 63, ये हो जाएगा 63, 7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 63। अब 7 से यहाँ गुणा कर दिया तो 7 से यहाँ भी तो गुणा करना होगा, तो ये हो जाएगा 70, तो ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 70, ये 10 से बन गया 70। तो अब हम देख रहे हैं प्रश्न के हिसाब से दोनों का विक्रय मूल्य हो गया हमारा बराबर, प्रश्न के हिसाब से दोनों का विक्रय मूल्य हो गया हमारा बराबर, तो हमारा प्रश्न हो गया सॉल्व। बस हमें वही चीज़ बराबर करना है जो क्वेश्चन में कहा है। तो 63 + 63 को जोड़ेंगे तो दोनों घड़ियों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 6 और 6 × 2 = 12 के 126, और इनका क्रय मूल्य हो जाएगा 0 7 5 12 120। दोनों का क्रय मूल्य आ गया 120, विक्रय मूल्य आ गया 126। तो कितने रुपये का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे जो लाभ हो रहा है वो 6 रुपये का लाभ हो रहा है। हम देख रहे हैं जो लाभ हो रहा है वो 6 रुपये का लाभ हो रहा है। तो 120 पे 6 रुपये का लाभ हो रहा है, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, 0 से 0 कट गया, और ये आ गया 60, जैसे 6 कम 6, 6 दूना 12, 2 से कट गया 5, यानी 5% का लाभ हो रहा है। तो हमारा आंसर आ गया 5%। क्वेश्चन बेहद आसान है, जैसे मैंने इसको 1 मिनट के अंदर में करा है, तो इसका आंसर आ गया 5%। करना क्या है, प्रश्न में कहा था कि 2 घड़ियों को बराबर विक्रय मूल्य में बेचता है, ठीक है। तो हमने मान लिया पहले को 26% के लाभ पे, तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करा तो आ गया 13/50, यानी 50 की वस्तु 13% के लाभ पर 63 में बेचता है। दूसरे को आ गया हमारा 1/10, 10% की हानि पे, यानी 10 की वस्तु 9 में बेचता है, 10 की वस्तु 9 में बेचता है। तो प्रश्न में कहा था कि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, तो हमने विक्रय मूल्य बराबर कर लिया। फिर उसके बाद क्या किया, क्रय मूल्य को जोड़ लिया, विक्रय मूल्य को जोड़ लिया, जोड़ने के बाद 120 126 आ गया। तो हम देख रहे हैं क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य 6 रुपये अधिक हो रहा है, तो 120 पे 6 रुपये अधिक हो रहा है, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, तो आ गया हमारा 50%। तो इसको मैंने ऐसे सॉल्व किया था, बाकी और मैं क्या ही बताऊँ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 है, जो कि बेहद आसान है, और इसमें बहुत लोगों को दिक्कत भी हुई होगी, लेकिन दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। कह रहा है कि किसी संख्या और उसके व्युत्पन्न का औसत 1 है, इसके वर्ग, घन और 4 घात का औसत कितना होगा। कह रहा है किसी संख्या और उसके व्युत्पन्न का औसत 1 है, इसके वर्ग, घन और 4 घात का औसत। मान लेते हैं वो संख्या x है, संख्या और उसके घन, उसका जो व्युत्पन्न होगा वो 1/x हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 1/x। कह रहा कि इनका औसत यानी x + 1/x बटे में 2, इनका औसत, क्योंकि 2 नंबर है तो 2 से भाग करेंगे 1 है, तो ये 2 का गुणा उधर हो जाएगा, तो आ गया 2, आ गया 2, मतलब x + 1/x बराबर आ गया 2, ठीक है। अब यहीं पे हमारा मेन चीज़ है, आप लोगों ने अगर अलजेब्रा पढ़ा होगा कभी, तो ये तभी, जैसे x + 1/x बराबर 2, ये कब पॉसिबल है, ये केवल एक ही केस में पॉसिबल है, जब x = 1 होगा, जब x = 1 होगा तभी ये पॉसिबल है।
तो x बराबर 1 होगा तभी 2 होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो x बराबर 1 रहा होगा तभी ये 2 होगा। तो x बराबर आ गया यहाँ से हमारा 2, तो x बराबर आ गया हमारा यहाँ से 1, सॉरी x बराबर आ गया हमारा यहाँ से 1। x बराबर 1 कैसे आया है, क्योंकि x + 1/x बराबर आया है 2, और ये तभी पॉसिबल है जब x बराबर 1 होगा। ठीक है, तो x बराबर 1 आ गया। अब कहा है कि इसके वर्ग यानी ये जो संख्या है इसका वर्ग यानी x² और इसके घन यानी x³ और इसके 4 घात यानी कि x⁴ का औसत हमें बताना है। तो x², तो x यहाँ पे 1 का वर्ग, यहाँ पे 3 का वर्ग, सॉरी 1 का क्यूब, यहाँ पे 1⁴ का, तो ये आ गया 1 1 1। अब इसका औसत पूछा है तो प्लस प्लस और 3 संख्या है तो 3 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 3/3 बराबर 1। इसका आंसर आ गया 1। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बस यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट था कि x + 1/x बराबर 2 आता है, तो ये तभी आएगा जब x बराबर 1 होगा। ठीक है, आगे प्रश्न है जो कि लसा और मसा का है और मैंने ऐसा प्रश्न करा रखा है। कह रहा कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचते हैं, परंतु 13 से भाग देने पर कुछ भी शेष नहीं बचता है। कह रहा कि 8, 10 और 12 से भाग देने पर 5 शेष बचता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। तो 4 से जा रहा है, 4 दूना 8, 4 3 12 और 10, फिर 2 से जा रहा है, ये आ गया 5, फिर 2 से जा रहा है, 2 कम 2 5 और 3, फिर 3 से जाएगा 5 1 1, फिर 5 से जाएगा 1 1 1। तो ये हमारा एलसीएम आ गया। 5 3 15, 15 20, सॉरी 5 3 15, 15 30, 3 चौक 12, ये आ गया 120। तो इसका एलसीएम आ गया 120। इन तीनों का एलसीएम आ गया 120, एलसीएम आ गया 120। ठीक है, प्रश्न में कहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेषफल बचता है, 5 शेषफल बचता है। तो अगर हम 120 में 5 जोड़ दें तो वो हमारा नंबर आ जाएगा 125, वो हमारा नंबर आ जाएगा जो 8, 10, 12 से पूरी कटने के बाद 5 शेषफल देगा। ये हमेशा 5 शेषफल देगा, आप इन तीनों से काटेंगे तो। लेकिन प्रश्न में ये भी कहा है कि ये जो 125 आया है वो 13 से भी कटना चाहिए, तो ऐसे हम नहीं जोड़ेंगे, वो 13 से भी कटना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि वो नंबर हमारा 120 प्लस के का मल्टीप्लाई है +5। ठीक है, 120 के +5 वो हमारा नंबर है 120 के +5, और ये 13 से कटता है, 13 से कटता है ना, 13 से काटना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था कि ये जो 120 है, ये जो 120 है इसे हम 13 से भाग देंगे। तो 13 वाटे 13 वाटे 104, 13 9 117, 117 जा रहा है 117। तो यहाँ पे 3 शेषफल बच रहा है। 120 को अगर हम 13 से भाग देंगे तो 3 शेषफल बचेगा। तो 3 के 120 में 120 को अगर हम 13 से भाग देंगे तो वो 3 शेषफल बचेगा। तो 3 के +5, 3 के +5। अब हम के की जगह एक ऐसा नंबर रखेंगे, के की जगह एक ऐसा नंबर रखेंगे, के की जगह हम एक ऐसा नंबर खोजेंगे जिसको 3 में गुणा करके 5 में जोड़ने के बाद वो संख्या पूरी 13 से कट जानी चाहिए। तो हम देख रहे हैं के की जगह अगर हम 1 रखते हैं तो 3 कम 3 + 5 8 हो जाएगा, ये नहीं होगा। 2 रखेंगे, 2 3 6 + 11, ये भी नहीं होगा। 3 रखेंगे, 3 3 9 5 14, ये भी नहीं होगा। 4 रखेंगे, 4 3 12 5 17, ये भी नहीं होगा। 5 रखेंगे, 5 3 15 5 20, ये भी नहीं होगा। 6 रखेंगे, 7 3 18 5 23, ये भी नहीं होगा। 7 रखेंगे, 7 3 21 5 26, तो 7 हमारा हो जा रहा है। तो के बराबर अगर हम 7 रखते हैं तो 7 3 3 × 7 + 5, तो 7 3 21 + 5 26, यानी के बराबर अगर हम 7 रखते हैं, के बराबर अगर हम 7 रखते हैं तो ये नंबर पूरा 13 से कट जा रहा है। तो बस हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे के बराबर 7 रख देते हैं, 120 × 7 + 5, तो 12 7 84 + 5 885, 845, ये हमारा आंसर आ गया। 12 7 84, 840 + 5 845, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये एक ऐसा नंबर है जो 8, 10, 12 से भाग देने के बाद हर हाल में 5 शेषफल देगा, और ये पूरा 13 से भी कट जाएगा। आप लोग काट कर देख लीजिए, ठीक है। तो इसको ऐसे सॉल्व करना था। आगे हमारा प्रश्न है, ये समय और दूरी का है और बेहद आसान है। बस क्वेश्चन दिखने में बड़ा है लेकिन है एकदम आसान। कह रहा है कि पी से एक रेलगाड़ी 6:30 बजे, पी से क्यू की तरफ कोई रेलगाड़ी जाती है, ये 6:30 बजे जाती है, ये 6:30 बजे निकलती है, 6:30 बजे 40 की स्पीड से जाती है।
ये इधर जाती है 40 की स्पीड से 6:30 बजे। कह रहा कि दूसरी रेलगाड़ी 7:30 बजे, दूसरी रेलगाड़ी 7:30 बजे इधर से आती है 60 की स्पीड से। एक रेलगाड़ी है जो कि पी से क्यू की तरफ जाती है 6:30 बजे 40 की स्पीड से। दूसरी रेलगाड़ी है जो कि क्यू से पी की तरफ आती है 7:30 बजे चलती है 60 की स्पीड से। कह रहा कि 11 बजे 11:30 बजे ये दोनों आर पर मिलती हैं, 11:30 बजे ये दोनों आर पे मिलती हैं। तो यहाँ से 6:30 बजे चला और यहाँ पे 11 बजे पहुँच गया, तो 6:30 से 11:30 के बीच कितना घंटा चला? 6:30 से 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, तो टोटल 5 घंटे चला। तो 40 के हिसाब से अगर हम 5 घंटे चलेंगे, 40 के हिसाब से 5 घंटे चलेंगे तो 5 को 20, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ गई 200, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी आ गई 200। अब कह रहा है कि ये अगर 7:30 बजे चली और 11:30 बजे यहाँ पे पहुँच गई आर के यहाँ, तो 7:30 से 8, 8:30 से 9, 10:30, 11:30, तो टोटल 4 घंटे चली। तो 4 घंटे चली किसके स्पीड से? 60 की स्पीड से। तो 6 चौके 24, तो 240, यानी यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी आ गई 240। तो बस यही इसका अनुपात हमसे पूछा है, तो अनुपात हम निकाल लेंगे। तो 0 से 0 कट गया, 4 5 20, 4 6 24, आ गया 5:6, ऑप्शन नंबर बी। बस हमारा आंसर सॉल्व हो गया। अब प्रश्न नंबर 17 है हमारा। कह रहा है कि 10%, 17% और 25% के क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट क्या होगी? 10%, 17%, 10%, 17% और 25%, ये 3 छूट दे रखी हैं और इसको मिला के एक समतुल्य एकल छूट हमें बताना है। तो हम सबसे पहले इन दोनों को ले लेते हैं क्योंकि ये आसान है। तो हमको पता है कि अगर 2 छूट दे रखा हो तो x + y + xy/100, इसी सूत्र पे हम निकालते हैं, ठीक है, इसी सूत्र पे हम निकालते हैं। तो x की जगह 10 और 25, तो 10 और 25 हो गया 35, ये माइनस है ना, तो माइनस रहेगा, तो -35 और ये प्लस -10 गुणे 25/100, तो ये माइनस हो गया प्लस, तो ये आ गया 25 चौक को 100, ये आ गया 2.5, तो -35 + 2.5, ये आ गया हमारा 5, ये आ गया 2 32, ये 32.5 आ गया, 32.5 आ गया, ठीक है। तो इन दोनों का आ गया 32.5, इन दोनों का आ गया 32.5%। अब बच गया 17, तो अब इसे 17 के साथ ले लेते हैं, तो -32.5, क्योंकि ये छूट है इसलिए हम माइनस में ले रहे हैं, -17% और यहाँ पे प्लस 32.5 गुणे -17/100, ठीक है। तो ये जुड़ कर क्या हो गया? ये जुड़ के और हो गया 7 दूना के 9 और 3 1 4, 49.5 -49.5% प्लस ये माइनस से माइनस हो गया प्लस। अब क्या करेंगे? गुणा करेंगे तो 17 5 85 के 5 आ गया, हासिल आ गया 8, 17 दूना 34, 8 42, 42 के हासिल आ गया 42 के 2, बच गया 4, 17 51, 52, 53, 54, 55, 17 दूना 34, 42, 4, 17 51, 4 55, ठीक है, 55 आ गया। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 अंक बाद, 1 अंक बाद पहले ही दशमलव लगा है, नीचे 2 जीरो है, तो 3 अंक बाद दशमलव लगेगा, 1 2 3, तो यहाँ पे आ गया दशमलव। तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो इसको इसमें से घटाएंगे, तो घटा लेते हैं हम 5.5225, इसको इसमें से घटा लेते हैं, तो ये आ जाएगा 5, ये 0 0 हो जाएगा, आगे 0 0 हो जाएगा, तो ये आ गया 5, ये आ गया 7, ये आ गया 7। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है भाई, 1 मिनट यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, कुछ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। ये 17 5 85 के 5 हासिल 8, 17 दूना 34, 8 8 4 12 के 2, ये 4, 17 3 51, तो 4 1 4 1 5, तो ये आ गया 5, 55.5, 5 2 5,
ठीक है, हमारा सही आ गया आंसर। ठीक है, सॉरी यहाँ से आ गया ये 0, इसको माइनस करेंगे तो ये आ गया 5, ये आ गया 7, ये यहाँ से आ गया 9, ये आ गया यहाँ से 8 में से ये आ गया 3 4, ये आ गया 43.975। तो हमसे पूछा है कि दशमलव के निकटतम तक तो ये 43.9 है, तो इसको हम 44 मान सकते हैं, 44%। तो हमारा जो एकल छूट है वो 44% आ गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया 44%। हमारा अगला प्रश्न है 19, कह रहा है कि एक नाव धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में 16 मिनट का और धारा के विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 24 मिनट का समय लेती है। यदि शांत जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की चाल, जैसे ये नाव ऐसे बह रही है, नाव ऐसे, जैसे ये धारा ऐसे बह रही है, ये धारा ऐसे बह रही है, धारा इधर के बह रही है, कह रहा है कि एक नाव धारा की दिशा में, कोई नाव है इधर की धारा की दिशा में कोई दूरी तय करती है, तो मान लेते हैं डी दूरी तय करती है, तो x प्लस वाई यानी 15 प्लस वाई, ये हमारा नाव की चाल है 15 और ये धारा की चाल है 15 प्लस वाई के हिसाब से डी दूरी तय करती है, तो 16 मिनट का समय लेती है। सेम दूरी ये धारा के विपरीत यानी इधर जाती है, धारा के विपरीत, तो 15 माइनस वाई 24 मिनट लेती है। ठीक है, तो बस ये हमारा आ गया, ये आ गया, तो हम डी बराबर कर लेते हैं, डी बराबर करते हैं, तो डी बराबर यहाँ से हो जाएगा 16 15 प्लस वाई, और यहाँ से डी बराबर हो जाएगा हमारा 24 15 माइनस वाई। तो डी का मान यहाँ पे डी का मान इतना है, तो इनको बराबर कर देंगे आपस में, तो 16 15 प्लस वाई बराबर 24 15 माइनस वाई। तो ये आ गया 8 दूना 16 8 3 के 24। तो इस 2 का गुणा इधर करेंगे तो 30 प्लस 2 वाई, इसका गुणा करेंगे तो 45 माइनस 3 वाई। अब इस वाई को इधर लेके आएंगे तो ये 5 वाई हो जाएगा, तो 5 वाई ये इधर जाएगा, 45 में से घटेगा तो आ गया 15, तो वाई बराबर आ गया 5 सॉरी वाई बराबर आ गया 3। तो यही हमसे पूछा था शांत धारा की चाल, तो धारा की चाल आ गई 3। ठीक है, इसका आंसर हो गया 3। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, जो कि आसान है। ठीक है, कह रहा है कि एक परीक्षा में सफलता और असफलता से अनुपात 5:2 था। अगर असफलता की संख्या 44 अधिक थी तो सफलता असफलता का अनुपात 9:5 होता। परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या। कह रहा है जैसे पास दे रखा है और फेल, पास और फेल। मैं यहाँ पे सफलता नहीं लेता हूँ, यहाँ पे पास और फेल। पास और फेल का अनुपात 5:2 है, 5:2 है। कह रहा कि अगर असफलताओं की संख्या 14 अधिक होती थी तो उनका अनुपात 9:5 हो जाता है, उनका अनुपात 9:5 हो जाता है, 9:5 हो जा रहा है। कह रहा है जो असफल यानी जो फेल हैं उनकी संख्या अगर 14 बढ़ जाती है तो अनुपात 9:5 हो जाता है। अगर 14 बढ़ जाती है तो 9:5 हो जाता है। तो फेल होने की संख्या बढ़ रही है, पास होने की संख्या तो सेम ही है ना, तो हम सबसे पहले फेल होने की संख्या को हम बराबर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो फेल होने में हो रहा है, तो पास होने वालों की संख्या तो बराबर ही रहेगी ना। तो हम क्या करेंगे, पास होने वालों को बराबर करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं 5 है, यहाँ पे 9 है, तो इन दोनों को बराबर करेंगे, तो यहाँ से 9 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे। तो अगर इसमें 5 से गुणा किया है तो यहाँ भी 5 से गुणा करेंगे, इसमें 9 से गुणा करा है तो यहाँ पे 9 से गुणा करेंगे। तो ये आ जाएगा 9 5 से 45 ऊपर वाला, ये आ गया 9 दूना 18, ये आ गया 9 5 से 45, ये आ गया 5वां 25। ठीक है, ये पास है, ये फेल है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं ये फेल है जो 18 है और ये 25 हो रहा है, तो कितनी की वृद्धि हो रही है, 7 की वृद्धि हो रही है। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि 44 की वृद्धि हो जाए, तो 14 की वृद्धि हो जाए, 14 की वृद्धि, इससे कितना गुना ज़्यादा, तो इससे 2 गुना ज़्यादा, इससे 2 गुना ज़्यादा, इससे 2 गुना ज़्यादा। तो हमसे पूछा है कि परीक्षा में विद्यार्थियों की संख्या पूछा है, तो परीक्षा में उम्मीदवारों की टोटल संख्या पूछा है, तो टोटल संख्या कितनी है, 8 5 13 की 3, 4 1 5 6, टोटल संख्या कितनी है, 63 है। तो ये भी 63 नहीं होगा, इससे 2 गुना ज़्यादा, 2 3 6 2 6 12 126 होगा। तो इसका आंसर आ गया 126। तो इसको मैंने ऐसे सॉल्व करा था। तो कैसी लगी क्लास आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक चीज़,
कि यार आज मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब जरूर था, तो इसकी वजह से शायद मैं अच्छे से समझा नहीं पाया, सर और पूरा दर्द कर रहा है, तो उसके लिए माफ़ कर देना। तो सभी को जय हिंद।